नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पिछले दशक में ज़बरदस्त आर्थिक विकास के बावजूद भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भुखमरी और कुपोषण का शिकार है। पिछले साल ही हुए एक सर्वे के मुताबिक देश के 40% बच्चे कुपोषण झेल रहे हैं। अब यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई है और दावा कर रही है कि इस योजना के साथ देश से भुखमरी और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सोमवार को जब बिल पास किया गया तो आज सुबह रुपए ने एक और गोता लगाया और $1 की कीमत 65 रुपए से भी ज्यादा हो गई। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा और वो झुकने लगा। लेकिन सरकार का कहना है कि इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार वित्तीय लिहाज से खाने की सुरक्षा देने वाले इस बिल का खर्च सह सकती है। चुनावी साल में यूपीए सरकार का तुरुप का पत्ता माना जा रहा खाद्य सुरक्षा बिल कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित हो गया है। भाजपा ने जहां सरकार पर इस बिल के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया, वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बिल में कई खामियां गिनाई। उन्होंने सवाल उठाया कि इससे राज्यों पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनकी मदद कौन करेगा, ये बिल में कहीं नहीं है। उन्होंने मौजूदा बिल को किसान विरोधी भी बताया। बिल के अनुसार राज्यों पर आर्थिक जो बोझ पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी मदद कौन करेगा, वो धन कहाँ से आएगा, वो बोझ कहाँ से सहन करेंगे, ये कहीं कुछ बिल में नहीं। किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी कहीं बिल में नहीं है। क्यों नहीं है? न जमीन की गारंटी न खरीद की गारंटी। ये बिल कैसा है? कृषि मंत्री जी, आप तो जानते हो किसानों की परेशानियां, तो किसानों की खरीद की गारंटी कहाँ है? लेकिन ये बिल लोकसभा में पेश करते हुए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों की अनदेखी के आरोपों को खारिज किया। सोनिया गांधी ने ये जरूर माना कि जन वितरण प्रणाली में कई तरह की कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पीडीएस और देश भर में सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में हम सब जानते हैं। इस समय ऐसी दुकानों की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। देश के कुछ हिस्सों में ये ठीक से काम करती हैं, कुछ में नहीं भी करती। कुछ हिस्सों में इनकी पहुंच बहुत अच्छी है, कुछ में नहीं भी है। पीडीएस में सुधार की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करना है कि इसके लाभ सही मात्रा में सही लोगों तक पहुंचे। बाजार विशेषज्ञ भी इस बिल पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बिल है, उसका भी कुछ ना कुछ इसमें रीजन है, बिकॉज उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से हमारी इकोनॉमी को लेके उनका व्यू जो है वो नेगेटिव होता है। हमारी जो फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट रखे हुए हैं वित्त मंत्री ने, क्या वो अचीव कर पाएंगे? क्योंकि एज इट इज क्रूड में और उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडीज में ज्यादा पैसे जा रहे हैं। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराए जाने की योजना है। संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने के बाद 1 से 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर देश की 2/3 आबादी को हर महीने 5 किलो तक अनाज मिल सकेगा। वहीं सरकार का ये भी दावा है कि तमाम वित्तीय परेशानियों और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने के बावजूद वो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के खर्च को झेल लेगी। तमाम वित्तीय परेशानियां, निवेशकों की कमी और रुपए का लगातार गिरना, क्या इन सब हालात में खाद्य सुरक्षा बिल अपने मकसद तक पहुंच पाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन, अर्थशास्त्री हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार विजय रॉय भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर PL गर्ग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर पंजाब भी मौजूद है। सबसे पहले घुम्मन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस बिल को? जो हालत इस वक्त है देश की, रुपया लगातार गिर रहा है, लगता है कि इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत है कि इस बिल के मकसद को सरकार हासिल कर पाएगी? मेरे ख्याल में पहले तो राजेंद्र, रुपए के गिरने से इसको अलग करके देखना चाहिए। उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है जी। ना ही इसको उसके साथ जोड़ना चाहिए। ठीक। वो उसके और बहुत कारण हैं, अगर टाइम हुआ तो बताऊंगा जी। लेकिन ये अवश्य है कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है उसको राइट टू फूड और राइट टू लाइफ है, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उसको
या तो इतना काम दे, इतनी आय दे जो उसके फूड की केयर कर सके, या फिर उसको खाना दे। और इस बिल की वजह से वो खाना देने का प्रावधान कर रहे हैं। इसके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान में 66 ईयर्स के बाद भी इतने लोग अगर अपना खान पान नहीं जुटा पाए तो इसका चिंता का विषय है। और 2008 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था अर्जन सेन गुप्ता रिपोर्ट जी। वो थी अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स पर। उसमें ये आम आदमी की निशानदेही की थी और उसमें लिखा गया था कि 77% हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी प्रतिदिन प्रति आय 20 रुपये से भी कम है, और इससे बहुत बड़ा हिस्सा वो है जिसकी आय 12 रुपये से भी कम है। तो अगर हम गरीबी रेखा के साथ भी जोड़कर देखें तो इसका मतलब है कि इतने लोग जो है वो अपने खाने दाने का प्रबंध नहीं कर सकते। और सरकार ने जो ये किया है राइट टू फूड और फूड सिक्योरिटी बिल एक्ट बनने जा रहा है, इसका मतलब है कि वही इस रिपोर्ट का आधार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन की थी, एक हंगर कमीशन भी इस पर बनाया गया था, और मिस्टर हर्ष मंडल उसके थे सुप्रीम कोर्ट के एंगल से। सो मेरे ख्याल से इसका जो वित्तीय संकट है या सरकार की समर्था है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये है कि इच्छा शक्ति सरकार की क्या है कि क्या वो अपनी आबादी जो गरीब है, जिन्हें खाना नहीं मिला, उन्हें खाना दे सकती है या नहीं दे सकती? दे सकती है सरकार। क्योंकि मैं और बात एक बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम जो पीडीएस है या फूड सिक्योरिटी फूड सब्सिडी पर 1 लाख करोड़ तो पहले ही खर्च रहे हैं। बिल्कुल। तो मुद्दा क्या है कि 25,000 करोड़ का और मुद्दा है ना। तो क्या सरकार 25,000 करोड़ रुपया नहीं कर सकती? पर लाएगी कहां से? विजय से, हाँ, एक बार विजय की प्रतिक्रिया ले ले। सवाल ये उठ रहा है कि पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? क्या इतनी इस आर्थिक हालात पे है सरकार? अगर हम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट देखें जो 2010 में पब्लिश हुई थी, प्रिसाइजली मेरे को पता नहीं है, लेकिन आई थिंक 2010 में, तो इंडिया की सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है दैट इज़ 12% ऑफ द जीडीपी, और वो सबसे लोएस्ट है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में। तो 25,000 करोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस हालात में एक दिन में आपको पता है 70,000 करोड़ का एफडीआई चले गया पॉस्को और इसका अग्रवाल का, वेदांता ग्रुप का। ठीक। तो रेदर दैन कि इसे गवर्नमेंट की 70,000 में एक दिन में एफडीआई चले गया बाहर। तो अभी जैसे कि इसे हालात हैं, इकोनॉमी क्राइसिस है, यूरोपियन क्राइसिस चल रहा है, फिर बैंकिंग के नॉर्म्स भी गवर्नमेंट को मीट करना है, बेसल 3 नॉर्म्स, तो गवर्नमेंट को और कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा इकोनॉमी में। पैसा कहाँ से आएगा? इस टाइम ये भी सवाल है। पर इस फिजिकल में गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 महीने ऑलमोस्ट हो गया। 6 महीने फिर बाद में क्लासीफाई करने में लग जाएगा, जो एक्चुअल में पता लगेगा 2014-15 में। तो उस टाइम में रिसोर्सेज मोबिलाइज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी, तो मेरे हिसाब से मुश्किल पड़ेगी। तो ये भी सवाल है, संसाधन कहाँ से आएंगे ये पूरा रुपया जुटाने के लिए? देखो, अभी भी जो हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट है वो इस साल भी 5% रहा। अगले साल के जो मिनिमम एस्टिमेट्स आ रहे हैं, द मिनिमम, वो भी 5.5% के आ रहे हैं। तो ये ग्रोथ रेट इतना कम नहीं है कि जो साधन जो है न जुटा न पाए। और 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ का अनाज है वो व्यर्थ भी जा रहा है। अगर उसका भी हम थोड़ा केयर कर लें तो ये जिस अनाज पर बार बार सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा था कि आप बांट दीजिए गरीबों को, आपको लगता है अब वो इसका इस्तेमाल यहाँ हो सकता है? बिल्कुल होगा, अब होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं कहा करा वो बिल करेगा। अब और भी बहुत सारे सवाल है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन एक बार सर से मैं एग्री करता हूँ कि इसे भाई ये कह रहे हैं कि इसे भाई व्यर्थ नहीं जाएगा। बट अभी क्या है कि इसे मैं आपको बताता हूँ कि इसे जो 25,000 करोड़ ही हमें नहीं देखना है, हमें वो भी देखना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्टोरेज, गोडाउन्स, लॉजिस्टिक्स सब चाहिए। तो 25,000 प्लस वो आएगा। तो नॉर्मली वो पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर करेगा, स्टेट करेगा, क्योंकि स्टेट्स के भी अलग नहीं है। मुलायम सिंह यादव उठा रहे थे कि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एक बार प्रोफेसर गर्ग, डॉक्टर गर्ग से भी जान लेते हैं कि आप किस तरह से देखते हैं इस। देखिए, मैं इसको दूसरे तो पहल का सवाल है जी। अब पिछले 5 साल में सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए का बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको रिबेट दिया है। हाँ, टैक्स में माफ़ी दी है। ठीक है। तो वो 29 लाख करोड़ रुपए की माफ़ी दे रहे हैं, 5 लाख करोड़ की हर साल। तो उसमें 25,000 रुपया
करोड़ रुपया जो है इतनी बड़ी जनता के लिए 180 करोड़ लोगों के लिए निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहल की बात है। मैं इन दोनों से ये एग्री करता हूँ बिल्कुल। ये और ये पहल दूसरी तरह की है कि अगर 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के भूख में मर रहे हैं तो वहाँ इकोनॉमी हमारा अर्थचारा कैसे आगे जाएगा? हाँ। वो तो काम भी तो कर रहे हैं, उनके काम की क्षमता कम हो जाएगी, उनको अनाज मिलेगा तो काम कम से कम करेंगे, इसलिए उसका फायदा होगा। जो प्राकृतिक संसाधनों की बात, सोर्सेस की बात, वहां से भी आ सकते हैं। दूसरा सवाल भी मैं करता हूँ। दूसरा सवाल अनाज वाली तो बात होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले ही 5 लाख पीडीएस की दुकानें हैं, वो तो पहले ही चल रही हैं, उन पे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले ही है। पर उसमें काफी खामियां हैं, वो भी सवाल उठते रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जितने जो कार्ड बने हुए हैं एपीएल, 8 करोड़ 13 लाख तो कार्ड एपीएल के बने हैं। बीपीएल के जो कार्ड हैं 13 करोड़ वो हैं। अभी जो अंत्योदय स्कीम के हैं 2.4 करोड़ वो हैं। 24.7 करोड़ जो है यहाँ घर हैं हिंदुस्तान में, जो परिवार हैं, उनमें से 24.2 करोड़ के तो पहली कार्ड बने हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अनाज दिया जा रहा है। तो अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी नहीं चाहिए होगी। हाँ। बल्कि इसमें एक और फायदे की बात एक आधारभूत ढांचा खड़ा है, उस पर कुछ और ठीक करने की जरूरत है। बल्कि ये जो 24.2 करोड़ कार्ड हैं इसमें बहुत से झूठे हैं, इनको देखने की जरूरत है कि झूठे कार्ड ये तो सवाल हमेशा से उठते रहे कि जितनी भी योजनाएं बनती है वो एक आम आदमी के लिए जो बन रही है वहां तक पहुंच पाती है या नहीं। एक और सवाल है घुमन जी, वित्तीय घाटे की बात कर रहे हैं, जैसे जो बाजार के जानकारों को हम सुन रहे थे वो ये कहते हैं कि वित्तीय घाटा बढ़ेगा, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? वित्तीय घाटा वर्ल्ड बैंक की कार्ड है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है सभी देशों पर कि वित्तीय घाटा घटाओ ताकि फॉरेन कैपिटल जो है वो फ्रीली मूव कर सके और आ सके। एज इकोनॉमिस्ट मैं इसको थोड़ा अलग से देखता हूँ कि अगर तो वित्तीय घाटा हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का करना है तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई डरने की बात नहीं। अगर हम करंट अकाउंट जो है उसका वित्तीय घाटे से करते हैं तो फिर ये चिंता का विषय है। दूसरा, मैं जो डॉक्टर पेरेलाल भी कह रहे हैं, मेरे दोस्त भी कह रहे हैं, एक्चुअली जो मैं इनकी बात की तायद भी करूँगा कि एवरी ईयर 5.23 लाख इंडस्ट्री को सब्सिडी जा रही है इन द नेम ऑफ इंसेंटिव्स। वो ये दलील दी जाती है कि उससे देश के उद्योग, देश को फायदा पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था देश को फायदा पहुंचेगा, आई एग्री। पर उसकी वजह से कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्या वो किसको जा रही है, और एनपीए जो है उसका कभी जिक्र ही नहीं करते हम कि एनपीए भी लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ एनपीए हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कहते हैं, और उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो ये जो तीसरी बात कि बहुत सी हिंदुस्तान की स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब, तमिलनाडु और हैं वो पहले ही किसी न किसी रूप में ये स्कीम किसी न किसी क्रूड फार्म में चला रहे हैं। जैसे पंजाब में आटा दाल स्कीम है, तमिलनाडु में भी है और भी कई है जो टीवी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। मैं पूछता हूं कि टीवी पहले है या अनाज पहले है? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे जो प्रावधान है इसको सावधानी से बरतना चाहिए और इसको ये माध्यम नहीं बनाना चाहिए कि लोगों को कहो कि आप काम ना करो। ये शॉर्ट टर्म में बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि नकारा बना देंगे। विजय, ब्रेक में जाने से पहले घुम्मन जी से बात हो रही थी, वित्तीय घाटे पर हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या ये भी जैसे एक सवाल उठा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा, क्या ऐसा भी लगता है? अभी देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपी है काफ़ी वीक पड़ा हुआ है, तो जो हमारा क्रूड है ना, ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो एज ए करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में एक्सपोर्ट्स का भी बहुत बुरा हाल है, तो ओवरऑल रेटिंग कम होती है। फिर बाद में इन्वेस्टर्स है ना आना पसंद नहीं करते इस टाइप में हालात में, जब वो मिसमैच पॉलिसी है। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि से एफडीआई है ना 70,000 करोड़ चले गया। पिछले वीक की स्टेटमेंट जो नोकिया ने कहा कि से भाई चाइना बेटर देन इंडिया, मतलब इट्स बेटर टू ऑपरेट इन चाइना रादर देन इंडिया, क्योंकि उनके टैक्स इश्यूज हैं और बहुत ज़्यादा फेड अप है। तो ऐसे जब माहौल आता है, आप एक तरह है कि ऐसे बिल को सपोर्ट तो करने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल को क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है? रिसोर्सेज चाहिए आपको, इंडस्ट्री चाहिए, आप सब्सिडी दे के सब कुछ नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसे। तो अभी कोई आपके पास इंडस्ट्री आ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, तो इस साल तो कुछ नहीं पड़ेगा, अगले साल पड़ेगा। अगर यही हालात रहा तो ऑब्वियस है कि इसे पड़ेगा ही पड़ेगा।
ये सवाल उठ रहा है। कुमन साहब, एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मुलायम सिंह इस सवाल को उठा रहे थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, वो आपने नहीं सोचा। एक उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिल किसान विरोधी, आप तो कृषि मामलों के भी जानकार है, आपको लगता है ये किसानों को इससे नुकसान होगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये पॉलिटिकल इशू है। किसानों को मैं पूछता हूँ कैसे नुकसान होगा, क्योंकि सवाल उठा रहे थे कि किसानों को उनकी जो उपज की कीमत सुनिश्चित नहीं की गई। इससे कैसे जुड़ गई वो? एमएसपी इज देयर। यही हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। 25 क्रॉप्स ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिसकी एमएसपी पहले ही एग्जिस्ट करती है। वो तो उन्हें मिलेगी ही, वो तो मिलेगी। सो किसान से इसका क्या लेना देना है? किसान ने प्रोड्यूस करना है और गवर्नमेंट ने खरीदना है, और गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस पर खरीदना है। तो किसानों को मुझे समझ नहीं लगती कि क्यों डरा रहे हैं, क्यों, क्या नुकसान होगा इसका? किसानों को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। जहां तक बात है कि स्टेट्स कैसे बेयर करेंगी, स्टेट्स की एक जो प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान की स्टेट्स को, कुछ तो बेटर परफॉर्म कर रही है कि इनका टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो नहीं बढ़ रहा, कि रिसोर्सेज तो मोबिलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिसोर्सेज जो है अगर मोबिलाइज करेंगे तो जो रिच है उसको नुकसान होगा। लैक्स ऑफ करोड्स जो है ब्लैक इकॉनमी है हिंदुस्तान में। क्यों नहीं ये गवर्नमेंट, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसला करती कि लेट अस आप 10% जो ब्लैक इकॉनमी का साइज घटा लें। 10% घटाने की वजह से भी यू कैन जनरेट सो मच रिसोर्सेज। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोले की खाने 10 साल पहले हमने दे दी, कोला उससे निकाला नहीं, और कोला हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार की नीतियों पर जो सवाल उठते हैं, उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में है, बैलेंस। सो ऐसे जो प्रावधान है जो किए जा सकते हैं, जो गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकता। यानी कि अब होने के भी बहुत सारे साधन है, अब सरकार को करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से करती है। डॉक्टर गर्ग, पीडीएस प्रणाली की हम बात कर रहे थे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत बार इसमें कालाबाजारी के आरोप लगते रहे। अब लगता है जब खाद्य सुरक्षा बिल लेकर ये आएंगे तो ये सही मायने में लोगों तक पहुंच पाएगा। नहीं, इसमें प्रावधान किया है, अगर बिल आप पढ़ेंगे तो उसकी पूरे के पूरे के इसको हम कंप्यूटराइज करेंगे, उनको चेक करेंगे। पहले तो ये है जो महिला के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको प्रेफर करेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रेफर करेंगे, और जो दूसरा है पंचायत PRIs, पंचायत राज संस्थाएं को, उनको ये पहले देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को। बाकी दूसरे प्राइवेट को भी देंगे, निजी अदारे को भी देंगे, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसकी चेकिंग होगी। लगता है कि ये जो निगरानी रखी जाएगी इससे ये सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं, सक्सेसफुल तो कहीं हम इसकी मिनती उतनी नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई कोशिश करता है, प्रयत्न होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, और ये होएगा। क्योंकि अब तक तो ये बात सोची नहीं थी कि नेट पे डालो कितना आपके पास आया। दूसरा, जो अनाज पहुंचाना है, अनाज पहुंचाना ये स्टेट पे खर्चा नहीं पड़ेगा, ये स्टेट पे खर्चा ऐसे बगैर बिल को पड़े, जब बगैर सोचे बात की जा रही है, विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल ऑफ देम, स्टेट पे कौन सा खर्चा? केवल उन्होंने एक कमीशन बनाना है, इंक्वायरी कमीशन, जब उसके पास शिकायत आएगी उसका खर्चा उसने देना है। पूरी ढो ढुआई का खर्चा, पूरा उसका कमीशन, वो तो सारा उस बिल के पास ही, उसके सेंटर से ही मिलना है। सो इनके पास कौन सा वजन आया? इनके पास तो, बल्कि इसमें मेरा तो इतराज है कि इन्होंने बोला है कि जो कमीशन होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो स्टेट बनाएगी। स्टेट बनाएगी तो स्टेट फिर जो डिपो होल्डर है वो खा भी जाएगा, और स्टेट से मिलकर कमीशन से फैसला भी ले लेगा। कमीशन भी सेंटर को बनाना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो इसमें कोई इतना खर्चा नहीं पड़ सकता जितना खर्चा ये सोच रहे हैं। बिल में नहीं, अभी आप करंटली देखो तो स्टोरेज फैसिलिटीज देखो, किसी भी स्टेट में अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल सारे ओपन में हैं। सारे तो नहीं कह सकता, आई एम सॉरी, लेकिन है ना, क्या कहते हैं, कवर स्टोरेज नहीं है। सवाल उठते रहते हैं कि अनाज यहाँ सड़ रहा है, वहाँ सड़ रहा है, पानी में भीग गया, या ये सब। हाँ, स्टोरेज में है तो ये भी नहीं है कि एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, वो साइंटिफिक स्टोरेज सिस्टम नहीं है। तो एक तो स्टोरेज सिस्टम तो वो तो है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सब कुछ है, वो हो जाएगा, पर इट विल टेक टाइम। अभी भी पंजाब में जितना अलॉट किया है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ना क्रिएट करना, अभी हुई नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि इससे जो पहले स्टोरेज एग्जिस्टिंग है वो साइंटिफिक नहीं है, जिससे वो गोडाउंस में वो अनाज सड़ जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स का इसलिए फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अगर हम देख लें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बाकी सब स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स का फ़र्क पड़ेगा, भले ही सेंटर देगा, लेकिन हम 25,000 करोड़ से एडिशनल होगा।
दूसरी बात सर कह रहे थे कि इससे भाई किसानों पे, छोटे किसानों पे फ़र्क पड़ने की आशा है। वो कैसे? 12.5 रुपये किलो अगर MSP देखा जाए वीट उसको मिलता है, यहाँ पे 3 रुपीज़ kg मिलेगा जो इसके योजना में, फूड सिक्योरिटी बिल में। ये तो वो दे रहे हैं। हाँ वो देगा 3। ये तो केंद्र सरकार दे रही है ना अपने लोगों को। हाँ वो 3 रुपीज़ दे रही है। वीट है ना कि हाईली इनपुट कॉस्ट वीट को बहुत ज़्यादा है, बार बार डिस्कशंस होती रही है, तो कैश क्रॉप्स क्यों नहीं करेगा? अभी हमारी 130 मिलियन टन्स है जिसमें से इसको 6.60 मिलियन टन्स चाहिए। तो जो हमेशा किसान वही बेचता है जो मार्केट सरप्लस होता है। तो अब वो क्या करेगा कि इसे भाई 3 रुपये मिल रहा है, वीट पे सपोज 8 रुपये खर्चा है, तो वो क्यों करेगा? कैश क्रॉप्स क्यों नहीं करेगा? ये रही छोटे किसानों, स्पेशली जो 2 एकड़ 3 एकड़ है उन पे फ़र्क पड़ सकता है। बड़े किसानों का जो गवर्नमेंट की है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी है ना 130 मिलियन टन्स जो गवर्नमेंट टोटल प्रोक्योर करता है, 60 मिलियन इसके लिए चाहिए। तो फिर कहाँ से करेगा डाइवर्सिफिकेशन को? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, ये सब पे वो पड़ेगा कि से हाँ ग्रो मोर। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते घुब्बन साहब की। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कारण ये है कि अगर ये इनका आर्गुमेंट ये है कि छोटा किसान कनक बीजने की, गेहूं बीजने की बजाय वो 3 रुपये ले लेगा और कोई क्रॉप करेगा, तो इसका तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान क्यों होगा भाई? अगर वो उसको सस्ता मिलता है तो कोई और क्रॉप भी बोता है तो नुकसान कहाँ से आ गया? मुझे तो एज इकोनॉमिस्ट आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे नुकसान हो गया। विजय आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अब वो है ना कि इसे डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स पे खर्च भी हो रहा है, तो 3 रुपीज़ करेगा तो फिर बाद में इम्प्लीमेंट करेगा तो कहाँ से रहेगा? डाइवर्सिफिकेशन हम करना चाहते हैं, पर अगर ऐसे हो रही है तो क्या नुकसान है? पर डाइवर्सिफिकेशन होनी भी है, वो छोटे किसान पे तो हो ही नहीं रही, हो तो बड़े किसान जो बहुत बड़ी बड़ी फसल उगा रहा है उसके लिए है, चाहे वो गेहूं है चाहे वो चावल है, तो उसके लिए है। एक तो दूसरा स्टोरेज की बात थी। अब अनाज खराब हो रहा है, जो अनाज प्रोड्यूस हो रहा है वो तो पहले भी कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, इस बिल का स्टोरेज से क्या संबंध हुआ? अब ये ऐसे सवाल इसलिए लाए जा रहे हैं कि जो 3 रुपए में जिसको अनाज मिलना है, 2 रुपए में मिलना है, 1 रुपए में बाजरा मिलना है, मक्का मिलना है, तो उसको ना मिले, मोटा अनाज उसको ना मिले, क्योंकि वो किसी की गिनती में नहीं है। जो हम लोग सब बैठे हैं जहां सब लोग, हम तो उस दायरे में आते नहीं है, इसलिए कई दफा हम उनको इस बात में देखते नहीं ये तो खराब कर रहे हैं, उसको अनाज मिलना है, इसलिए सब समस्या है। यानी फौरी तौर पर इस चर्चा से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो खाद्य सुरक्षा बिल लाया जा रहा है वो एक तरह से आम आदमी के हित में ही नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में कहीं इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ। अगर जहां तक इसके कामयाब होने का शंका है वो तो गवर्नेंस से जुड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा है। अमल में किस तरह से ये योजना लाई जाएगी इस पर निर्भर करेगा। जो करना था कि अब तक आप क्यों नहीं कर पाए, इसमें आपने प्रोटीन का और थोड़ा सा क्यों नहीं रखा? मेरे ख्याल से वो कह रहे कि बाद में सब कुछ होता रहेगा, आप शुरू तो होने दीजिए। इन बातों को अगर किसी ने क्रिटिसिज्म करना था, इसका चर्चा करनी थी, उसमें तो बात चर्चा हुई नहीं, उस रूप से हो रही है जी कैसे स्टोर करेंगे, इसका पैसा बात हुई थी, लेकिन वो सब अभी शायद शुरुआती दौर में सब कुछ संभव नहीं हो सकता, इसलिए इस स्वरूप में इस बिल को लाया गया। 80 करोड़ लोगों को अगर खाना मिलेगा, इसका मैं वो दूसरा इकोनॉमिक, वो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, जिस मकसद से ये लाया जा रहा है बिल अपने मकसद में कामयाब हो सके। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहा जा रहा है कि इस बिल से कांग्रेस को इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचेगा, लेकिन वोट की आड़ में ही सही अगर देश की गरीबी और भुखमरी में कमी आती है तो क्या हर्ज है। और ये भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है उनको फायदा पहुंचे, तभी सही मायनों में ये खाद्य सुरक्षा बिल होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।